श्रीमती रामकुमारी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अरविंद सैनी आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के अंदर अपन एक पेपर पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। देखो, मॉलिक्यूलर और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन जो सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले अपन न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इस पेपर के अंदर अपने पास में न्यूक्लिक एसिड से शुरुआत होगी और उसके बाद में अपन जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसको स्ट्रक्चरली पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के अंदर। उसके बाद में अपन इसी से रिलेटेड जो प्रोसेस है जैसे कि रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस है और रेप्लिकेशन जिसके अंदर डीएनए की कॉपीज बनती हैं और इसको अपन इन विवो और इन विट्रो कंडीशन दोनों के अंदर पढ़ेंगे। इन विवो के अंदर अपन पढ़ेंगे सेल के अंदर जो नेचुरली कैसे रेप्लिकेट करता है डीएनए, और इन विट्रो के अंदर अपन पीसीआर टेक्निक के द्वारा रेप्लिकेशन को देखेंगे। उसके बाद में रेप्लिकेशन के बाद में अपन ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस आप लोगों ने पढ़े पहले भी होंगे लेकिन यहाँ पे अपन डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। और इसी के बीच में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में अपन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी पढ़ेंगे। देखो, इसके बाद में अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल और देन नॉकआउट ट्रांसजेनिक एनिमल, और इसके बाद में कुछ एम्ब्रियोनिक टेक्निक्स जो हैं वो अपन इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर अपन क्या है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहला जो बायोमॉलिक्यूल्स अपन ले रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें अपन पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर अपन पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए को स्टार्ट करने से पहले अपन न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री की बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया। पहले तो अपन न्यूक्लिक एसिड के बारे में ये देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का नाम अपन न्यूक्लिक एसिड ही क्यों बोल रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, पहली बात। और दूसरा है ये एसिडिक नेचर का होता है। इसको बाय नेचर अपन देखें तो ये क्या है, एसिडिक नेचर का है और ये न्यूक्लियस में मिलता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। शुरुआत में अपन इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर था। फ्रेडरिक मिक्सचर जो कि सबसे पहले इसने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था, मतलब डीएनए को आइसोलेट किया था। जो चीज़ इसने आइसोलेट की थी, पृथक की थी, वो क्या था, वो डीएनए था। तो डीएनए को इसी ने सबसे पहले आइसोलेट किया और इसने डीएनए को आइसोलेट किया था पस सेल्स के अंदर से, जो मवाद कोशिकाएं हैं उसके अंदर से, और इसको न्यूक्लिक एसिड नाम न देके इसने न्यूक्लियन नाम दिया था, न्यूक्लियन बोला था इसको। उसके बाद में दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम है अल्टमान, और अल्टमान ने इसको क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया, जिसको अपन अभी भी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो अल्टमान ने ये न्यूक्लिक एसिड है ये शब्द दिया था। उसके बाद में अपन देखें डीएनए की और आरएनए की बात करें तो अपन कैसे करेंगे, जैसे न्यूक्लिक एसिड है वो अपन जो जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड की बात कर लो वो अपन दो भागों में उसको बांट सकते हैं। पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसके अंदर अपन देखें तो ये अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं
न्यूक्लिक एसिड के अंदर सबसे पहले अपन डीएनए को पढ़ेंगे। और डीएनए और आरएनए के अंदर अपन देखें तो ये कहाँ मिलता है, ये मोस्टली फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मोस्टली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के अलावा, केंद्र के अलावा भी कहीं और मिलता है। जैसे अपनी सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है, उसके अंदर अपन माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का स्वयं का डीएनए होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस के बाहर भी डीएनए है। और जैसे क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर भी खुद का अपना डीएनए होता है। लेकिन मुख्य रूप से अपन देखें तो ये कहाँ मिलता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है। और अपन आरएनए की बात करें तो आरएनए को अपन मोस्टली किस में देखते हैं, मोस्टली फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल साइटोप्लाज्म मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी ये होता है। एमआरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, जहाँ से ये जो मूव करके कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन मुख्य रूप से जो आरएनए है वो कहाँ मिलते हैं, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। अब बात करते हैं अपन डीएनए की। देखो डीएनए को अपन पढ़े तो अपन ने एक हेलिकल स्ट्रक्चर बार बार बनाते हैं अपन, और इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें अपन 2 स्ट्रैंड बनाते हैं साथ साथ में। और इन स्ट्रैंड को अपन क्या बोलते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। इसको अपन को देखना है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है और स्ट्रक्चरली इसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी लगती हैं अपने पास। तो डीएनए को अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसका जल अपघटन जिसको बोलते हैं अपन। और ये पार्शियली होता है, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस होता है। और पार्शियली हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि डीएनए है वो अलग अलग भागों में बढ़ता है, और इसके अंदर से अपने पास में न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सामने आते हैं। तो अपने क्या किया, डीएनए का पार्शियली आंशिक जल अपघटन जिसको बोलते हैं, डीएनए का पार्शियली हाइड्रोलाइसिस किया और उसमें से अपन को न्यूक्लियोटाइड्स निकल के सामने। अब अपन न्यूक्लियोटाइड को, और 2 वर्ड आएंगे अपने पास में, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड का फिर से अपन ने लगातार क्या है, हाइड्रोलाइसिस है वो चालू रखा है। तो हाइड्रोलाइसिस होगा तो अपने को इस बार न्यूक्लियोसाइड मिलेंगे, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिलेगा। और फॉस्फेट है वो अपने यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड के रूप में मिलेगा, और जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है H3PO4। तो H3PO4 के रूप में फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे अपन को क्या मिला है, न्यूक्लियोसाइड। अब अपन ये कह सकते हैं कि फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड मिलके न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बिल्कुल। इसके बाद में अपन इसको और न्यूक्लियोसाइड्स को देखें तो इसमें 2 स्ट्रक्चर और सामने आती हैं अपने, कि इसके अंदर से अपने को शुगर मॉलिक्यूल निकलता है, एक तो शुगर, और प्लस जो नाइट्रोजन बेस है वो सामने आते हैं। नाइट्रोजन बेस को अपन और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन वाला है, 5 कार्बन पेंटोस शुगर है। और पेंटोस शुगर को अपन यहाँ पे डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा या डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलेंगे। तो ये वही शुगर है, तो जो कहाँ से मिली है अपन को, न्यूक्लियोसाइड के अंदर से। अब न्यूक्लियोसाइड का जो डेफिनेशन अपन बना सकते हैं क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, इससे क्या बना है, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर से फॉस्फेट को निकाल देते हैं तो भी न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट है वो मिलके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने इसको एक एक्सपेरिमेंटली अपन ने इसका हाइड्रोलाइसिस करके अपन ने इसको और इसके कंटेंट को तोड़ के फिर देखा, तो अपने पास में क्या है, फंडामेंटली नाइट्रोजन बेस, शुगर
और फॉस्फेट के यहाँ पे अपन को क्या है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसकी संरचना में ये 3 मुख्य पार्ट अपन को दिखाई दे रहे हैं। कौन सा है? नाइट्रोजन बेस है, शुगर है और एक फॉस्फेट है। तीनों को जोड़ देते हैं तो अपने पास में न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर इनमें 2 को जोड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब देखो इन तीनों को अपन को अलग अलग डिटेल में पढ़ना है। तो अपने पास में 3 चीजें हैं। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है नाइट्रोजन बेस, और दूसरा है शुगर, और तीसरा है फॉस्फेट। ठीक है, तो यहां पे नाइट्रोजन बेस को देखें तो नाइट्रोजन बेस अपने पास में क्या है, 2 तरीके से है। पहला है पिरिमिडीन और दूसरा है प्यूरीन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस को अपन देखें तो 2 प्रकार से है अपने पास में, 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस है, पिरिमिडीन और प्यूरीन। और पिरिमिडीन की बात करें तो ये क्या है, इसके अंदर अपने पास में एक तो थायमीन है और दूसरा साइटोसिन है। देखो थायमीन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं T से और साइटोसिन को अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यूरीन के अंदर अपने पास में पहला है एडेनिन और दूसरा है गुआनिन। तो यहाँ पे अपन एडेनिन को A से रिप्रेजेंट करते हैं और गुआनिन को G से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे प्यूरीन और पिरिमिडीन को स्ट्रक्चरली और देखें अपने पास में तो एक पिरिमिडीन का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है उसको अपन देखते हैं। तो वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। इसमें देखें अपन तो इसकी नंबरिंग करें तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें अपन देखें 1 और 3 पोजीशन के ऊपर क्या है, 1 और 3 पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, साफ दिख रहा है इसके अंदर। तो ये जो रिंग है वो पिरिमिडीन रिंग कहलाती है। देखो प्यूरीन के अंदर, प्यूरीन की स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो प्यूरीन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, जैसे इसके अंदर एक पिरिमिडीन रिंग तो होगी लेकिन दूसरी एक रिंग और भी होगी जिसको अपन इमिडाजोल रिंग भी बोलते हैं, और उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है 3rd पोजीशन पे, यहाँ कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और इस पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा। इसकी नंबरिंग करते हैं अपन। देखो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अभी इसमें देखें प्यूरीन के अंदर तो 1 3 और 7 और 9 पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है, पोजीशन नाइट्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का पोजीशन देख लो। और इसके बाद में अपन देखें कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो एक ये जो रिंग है वो अलग से है, इसको अपन इमेडाजोल रिंग बोलते हैं, इमेडाजोल रिंग। पिरिमिडीन रिंग के साथ साथ में क्या है, इमेडाजोल रिंग भी है प्यूरीन के अंदर। तो यहाँ पे 2 रिंग है और यहाँ पे 1 रिंग है। अब अपन देखते हैं शुगर की स्ट्रक्चर। ये हो गया नाइट्रोजन बेस हो गया, और जिसके अंदर अपन ने पिरिमिडीन देखा, प्यूरीन देखा और थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन। इसके बाद अपन देखें शुगर की। तो शुगर की स्ट्रक्चर ये क्या है, 5 कार्बन वाली शुगर है, पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर के अंदर अपन इसकी स्ट्रक्चर के अंदर देखें
तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है CH2OH और ये H हो गया, यहाँ पे OH H H H OH और H। ये जो है 5 कार्बन वाली जो शुगर है वो स्ट्रक्चरली कुछ ऐसे रहेगी। इसके बाद में अपन फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट है वो H3PO4 के रूप में रहता है, अपन को पता है। और स्ट्रक्चरली उसको देखें तो ये फॉस्फेट का सेंटर मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे H OH 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 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये 3 स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी, नाइट्रोजन बेस पढ़ा, शुगर और फॉस्फेट। और इन तीनों संरचनाओं से अपन को क्या मिलता है, एक मिलता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर अपन देखें तो नाइट्रोजन बेस होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट होगा। नाइट्रोजन बेस अगर थायमीन होगा, हो सकता है थायमीन हो, साथ में शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट हो, तो यहाँ पे क्या है थायमीन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट अगर जुड़ता है और यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा थायमीन के साथ में। तो आगे का प्रोसेस है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।